अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, घरों में होंगे, इबादत सर अंजाम दे रहे होंगे, अपने टीचर्स को अपने दुआओं में याद रख रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया अश्मिदिस का प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम लोगों ने अश्मिदिस का प्रिंसिपल पढ़ा और हमने उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ा। एक चीज जो वहां पे रह गई वो ये थी कि आपके पास जो अश्मिदिस का प्रिंसिपल है वो सिर्फ लिक्विड्स के लिए नहीं है। याद रखिएगा, आपके पास जो अश्मिदिस प्रिंसिपल है, ठीक है, अश्मिदिस का जो प्रिंसिपल है ये हमारे पास एप्लीकेबल है किनके लिए? ये हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं ये उन सब पे एप्लीकेबल है। ठीक हो गया? तो अश्मिदिस का प्रिंसिपल तमाम फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल। अब आप कहेंगे सर फ्लूइड्स किसे बोलते हैं? तो हर वो चीज जो फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड कहलाती है। ठीक है, तो एनीथिंग एनी मैटर दैट कैन फ्लो इज सेड टू बी अ फ्लूइड। तो याद रखें कि हमारे पास जो अश्मिदिस प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल है किन के लिए? देखें, लिक्विड्स के लिए प्लस गैसेस के लिए। याद रखें, गैसेस जो होती हैं ये भी आपके पास फ्लूइड की ही टाइप है। ठीक है, इसे भी फ्लूइड बोलते हैं। गैसेस भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं। देखिए, अगर रूम के इस कोने पे स्प्रे करते हैं तो हम देखते हैं कि देखते ही देखते हमारे पास पूरे रूम के अंदर जो है फ्रेग्रेंस जो फैल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैसेस हैं वो भी फ्लो कर सकते हैं, इसका मतलब है वो भी आपके पास क्या है? फ्लूइड है। तो ये हमारे पास प्रीवियस टॉपिक की एक बात थी जो रह गई थी। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े अच्छे तरीके से सुनिएगा। आपके पास ये टॉपिक सेकेंडरी की फिजिक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, एक बेसिक टॉपिक है और ये आपको आना चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। अच्छा, इसको समझने से पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक एग्जांपल में आपके सामने जो है वो रखता हूं। बच्चों, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रबड़ का पीस है, ये मेरे पास एक पीस ऑफ रबड़ है, मेरे पास पीस ऑफ रबड़ है। अब देखिए, आप अगर गौर करें यहां पे तो इसकी यहां पे एक लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ है ना। अच्छा, मैं ये करता हूं, मैं इस पीस ऑफ रबर को यहां से अगर पकड़ूं और इसको यहां से खींचूं, यानी खींचने का मतलब क्या है कि यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इस एरिया पे मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा? आप देखते हैं कि जब आप एक रबर को पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है। तो क्या होता है कि मेरे पास इसकी लेंथ कर दी इंक्रीज। अच्छा, आप खींच जाते हैं तो आपके पास क्या होता है? उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज करती जाती है। ठीक हो गया? यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास कि आपने फोर्स अप्लाई की एक एरिया के ऊपर, तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे लेंथ जो है वो इंक्रीज कर दी, यानी आपके पास ओरिजिनल लेंथ थी जो कि ये L थी, अब आपके पास जो लेंथ चेंज होके ये हो गई है, जिसे मैं लेट्स सपोज L1 कह देता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। ओके, तो आपने क्या किया? आपने फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि लेंथ में आ गई तब्दीली। कितनी तब्दीली आई? यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास लेंथ में तब्दीली आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो एक और एग्जांपल के अंदर देखिए आप, फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स सपोज कि ये एक मेरे पास जेली का पीस है। ठीक है, एक जेली का पीस है। अभी इसकी शेप आपके पास क्या है? ओवल। अब आप अगर इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो क्या होगा? उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स लगाने से, यानी जब आप यहाँ पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसकी शेप कुछ इस तरह से जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो है तो पीस ऑफ जेली है, लेकिन अब ये ओवल था, ये किसी कोई और शेप जो है उसने इख्तियार कर ली है। तो फोर्स के अप्लाई करने से एक एरिया के ऊपर आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है कि उसकी लेंथ में तब्दीली आ रही है, उसकी शेप में तब्दीली आ रही है और उसकी वॉल्यूम में भी तब्दीली आ रही है। यहाँ पे आप देखें उसकी वॉल्यूम में भी जो है क्या आ रहा है? तब्दीली आ रही है। तो वो फोर्स जो किसी जिस्म की लेंथ, वॉल्यूम और शेप को तब्दील कर दे, तो वो फोर्स हमारे पास डीफॉर्मिंग फोर्स कहलाती है। ठीक है, तो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ, वॉल्यूम या शेप में तब्दीली ले आए, उस फोर्स को क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स व्हिच कॉज द चेंज इन इट्स शेप ऑफ लेंथ, वॉल्यूम
और समथिंग एल्स, ठीक है। यानी आपके पास शेप के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, लेंथ के अंदर जो चेंज लेके आ रही है फोर्स, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब बड़ी सिंपल सी मिसाल है, रबड़ की ही मिसाल है। इस तरह से मैं रबड़ को पकड़ता हूं और मैं इसको खींचता हूं, तो क्या करता हूं, मैं उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ता हूं, तो रबड़ मेरे पास दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाती है। तो किसी भी मटेरियल की वो खासियत कि जब आप उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को करते हो खत्म, तो वो अपने पहले वाली जो है पोजीशन है उसमें वो वापस आ जाती है। इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। क्या है इसकी डेफिनेशन, आपके पास द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब क्या है, वापस आ जाना। टू रीस्टोर इट्स प्रीवियस पोजीशन, ठीक है, प्रीवियस आप कह सकते हैं प्रीवियस शेप, वॉल्यूम, लेंथ। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रीस्टोर इट्स प्रीवियस शेप, वॉल्यूम और लेंथ। कब वो अपनी पोजीशन को दोबारा से अचीव कर ले, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। तो जब आप किसी जिस्म के ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को खत्म कर दें और जिस्म पहले से, यानी आपके पास दोबारा से अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। बड़ा सिंपल हो गया आपके पास, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इलास्टिसिटी की क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। अब याद रखें, मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए मेरे पास वो रबड़ है, रबड़ को मैं ऐसे खींचता चला जा रहा हूं, मैं उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता चला जा रहा हूं, उसकी लेंथ में तब्दीली आती चली जा रही है। तो देखें कि आपके पास, आपने रबड़ को बहुत ज्यादा खींचा, जब आपने बहुत ज्यादा खींचा तो क्या हुआ कि आपके पास वहां पे जो है वो रबड़ जो है वो डिफॉर्म हो गई, यानी उसकी लेंथ में तब्दीली आ गई। जैसे आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, रबड़ दोबारा से वापस अपने वाली पहली वाली ओरिजिनल हालत में जो है वापस आ गई। अब अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स बहुत ज्यादा कर दूं तो क्या हो जाएगा, रबड़ टूट जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास हर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक अपनी इलास्टिक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर रहते हुए वो डिफॉर्मिंग फोर्स को बर्दाश्त करती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर ये रबड़ है, तो मैं इसको दोनों तरफ इस तरह से फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करता हूं, तो ये यानी मेरे पास यहाँ पे मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो ये इधर तक स्ट्रेच होगी, यहाँ से इधर तक स्ट्रेच होगी। अब अगर मैं मजीद फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये टूट जाएगी, तो ये रबड़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब है हमने अब डिफॉर्मिंग फोर्स उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा दिया है। अब जब वो टूट जाएगी तो उसके अंदर फिर परमानेंट डीफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी अब वो दोबारा से वापस अपने पहले वाली हालत में नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी एक खास इलास्टिक लिमिट होती है, जिसके अंदर रहते हुए वो डिफॉर्मिंग फोर्स को बियर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। डन हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जी। ये हमारे पास पहला टॉपिक क्लियर हो गया। अब सेकंड हमारे पास क्या आता है, इसी के आगे लेके चलते हैं जी। तो सेकंड टॉपिक मेरे पास आता है स्ट्रेस। देखें, डिफॉर्मिंग फोर्स जब किसी एरिया पे लगती है तो क्या होता है, उस एरिया की लेंथ, उसके वॉल्यूम और उसकी शेप में तब्दीली आ जाती है। तो वो फोर्स जो किसी एरिया पे लग के वहां पे लेंथ, शेप और वॉल्यूम में तब्दीली रूनुमा कर दे, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। सो हमारे पास स्ट्रेस क्या है, द फोर्स acting on a area to produce change in shape, length or volume of a substance is called stress। बात समझ आ गई। तो वो जो रबड़ वाली एग्जांपल थी, वो एरिया पे हम फोर्स लगा रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बेसिकली हम कह रहे थे कि हम उस रबड़ पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे थे, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास फिर स्ट्रेस का फार्मूला क्या आएगा बच्चों, देखिए स्ट्रेस का फार्मूला क्या है, फोर्स जो कि एरिया पे लग रही है। तो फोर्स यहाँ पे ये वाली फोर्स कौन सी है, ये है डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया।
तो अगर आप देखें तो ये प्रेशर वाले फार्मूले के साथ इसकी रिजेम्बलेंस है, बिल्कुल प्रेशर वाला फार्मूला ही है। अच्छा, अगर इसके यूनिट की बात करें, तो इसका यूनिट क्या है, देखिए आप, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है मेरे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका आ गया यूनिट आ गया। तो ये मेरे पास थी स्ट्रेस। अब मेरे पास जो सेकंड टर्म है वो आती है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन मेरे पास क्या होती है, देखिए स्ट्रेस के अप्लाई करने से एक जिस्म के अंदर कितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन आई है, तो वो कितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन आई है उसका नाम है स्ट्रेन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि स्ट्रेन जो है इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन when stress is applied, when stress is applied। तो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद एक बॉडी के अंदर कितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन आई है उसका नाम है स्ट्रेन। क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फिर रबड़ वाली मिसाल लेता हूँ ताकि जरा आसानी से समझ जाए आप लोग। इसी से रबड़, ठीक है, आप इस एरिया पे इस तरह से डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे हम कहेंगे कि यहां पे स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। क्या अप्लाई हो रही है, स्ट्रेस, क्योंकि ये फोर्स जो इस एरिया पे लग रही है क्या कर रही है, इसकी लंबाई में तब्दीली लेके आ रही है। ठीक हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस के लगने से क्या आई, स्ट्रेस लग रही है, हमने कहा स्ट्रेस। अब ये जो लंबाई में तब्दीली आई है, तो कितनी तब्दीली आई है, क्या हुआ है, इस चीज का नाम क्या है, स्ट्रेन। यानी ये मेरे पास इतना भी हिस्सा है, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रेन। ये हिस्सा क्या है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस के लगने से स्ट्रेन हो रहा है। तो याद रखें, आप बड़ समझने के लिए याद रखें ये बात, स्ट्रेस और स्ट्रेन। याद रखें जो स्ट्रेस है ये है कॉज। स्ट्रेस क्या है, कॉज, वजह। स्ट्रेस की वजह से शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में तब्दीली आती है, तो कॉज स्ट्रेस है, और जो इसका इफेक्ट है कॉज का, जो इस कॉज का इफेक्ट है वो स्ट्रेन है। तो याद रखिए स्ट्रेस एक कॉज का नाम है, जबकि स्ट्रेन उसके इफेक्ट का नाम है। ये वजह है और ये उस वजह का असर है। ठीक हो गया, तो स्ट्रेस कॉज है, स्ट्रेन आपके पास क्या इफेक्ट है। अब बच्चों हमारी बुक में इसको नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा, बस इसको सुन लें कि जब मेरे पास स्ट्रेस अप्लाई हो और स्ट्रेस के अप्लाई होने से एक जिस्म के अंदर उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाए, तो उस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं उसको, टेंसाइल स्ट्रेस। तो क्या मैंने कहा कि मेरे पास एक बॉडी पे अगर स्ट्रेस अप्लाई हो तो उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाए, तो उस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस जो लेंथ में तब्दीली लेके आए उस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेन फिर क्या होगा, याद रखिए कि आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो तब्दीली आई है उसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो हमारे बुक में सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में लिखा हुआ है, और सुनिए सिर्फ, अगर आपके पास स्ट्रेस अप्लाई करने से आपके पास बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उस स्ट्रेस को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अगर उसकी शेप में तब्दीली आ जाए तो उसे बोलते हैं आपके पास शियर स्ट्रेस। ठीक हो गया, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर जो टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की बात की गई है। अब मैं अगर बात करूं टेंसाइल स्ट्रेन की, टेंसाइल स्ट्रेन, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे पास जो स्ट्रेन है ये क्या है कि आपके पास ये मुवाज़ना है कि आपके पास स्ट्रेस के अप्लाई करने से बॉडी में कितनी ज्यादा डिफॉर्मेशन आई है। तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला क्या है आपके पास कि चेंज इन लेंथ, ये लेंथ में कितनी तब्दीली आई है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, तो इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल। यहाँ पे जो एल है ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा एल मेरे पास क्या है, चेंज इन लेंथ। और स्ट्रेन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक में तो नहीं लिखा हुआ, ईटा के साथ, इस ई के साथ, ठीक है।
तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और स्ट्रेस को इस सिग्मा के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जिसका यूनिट क्या होता है तो याद रखें कभी भी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, रेशियो हैज नो यूनिट। और वैसे भी अगर आप गौर करें यहाँ पे तो ऊपर आपके पास क्या है लेंथ, तो लेंथ का यूनिट आ गया मीटर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है लेंथ, तो इसका भी मीटर तो कट गया तो जवाब क्या आया नो यूनिट। ठीक हो गया। तो बच्चों ये आपके पास क्या हो गया जी, ये मेरे पास स्ट्रेस के बारे में हमारे पास जो है वो नॉलेज आ गया। अब हम एक छोटा सा हमारे पास एक नया टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। बच्चों आपके पास क्या है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एक बड़ा बेसिक लॉ है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के हवाले से, ठीक है, तो बड़ा आसान है। देखिए बच्चों मैं कहता हूं आपसे, देखिए मेरे लेट्स सपोज मेरे पास ये एक दीवार है, दीवार के साथ इस तरह से एक स्प्रिंग जो है लगा होगा, ये इसके साथ एक मैच इस तरह से लगा होगा, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, अगर बच्चों देखिए अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करूं, स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इस एरिया पे इस तरह से फोर्स अप्लाई करूं, तो क्या मैंने अप्लाई किया है इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किया है। तो क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा इस एरिया पे, इसको खींचूंगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी, ऐसे ही है। तो मेरे पास लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और मेरे पास इस तरह से ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे आ गई। तो ओरिजिनल पोजीशन मेरे पास ये थी, इतना बॉडी ने ट्रैवल किया, मैं कहता हूं जो लेंथ इंक्रीज किया यहाँ से लेके यहाँ तक वो x है, ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रेस अप्लाई करने से x ये बॉडी में तब्दीली आ गई उसकी लेंथ में, ठीक हो गया। अब हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो ये जो तब्दीली है ये x जो है ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक मेरे पास m चले जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं कम स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो आपके पास ये जो x है ये कम होगा। इसका मतलब यह है कि जो हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है वो ये है कि आपके पास जो स्ट्रेस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मेरे पास अप्लाई स्ट्रेस हुआ है, ये जो लेंथ में तब्दीली है ये इसे क्या बोलते हैं स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस है, ये मेरे पास क्या है स्ट्रेन। तो जितना स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करूंगा स्ट्रेन मेरे पास उतना ज्यादा होगा, तो यही तो मेरे पास हुक्स लॉ है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो अब जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और साथ इक्वालिटी में लगा दूंगा, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, इसको खत्म किया तो आ गया कांस्टेंट, साथ आ गया स्ट्रेन। स्ट्रेन को इधर ले आऊं तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल्स टू किसके आ गया कांस्टेंट। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो निस्बत होती है वो कांस्टेंट होती है, इसको कहते हैं हुक्स लॉ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक ग्राफ है इसी के रिलेटेड, वो देख लें। देखिए मैं ग्राफ बनाता हूं फोर्स, ठीक है, फोर्स और मेरे पास आपके पास जो है वो इलास्टिक लिमिट के दरमियान, सॉरी मेरे पास जो ग्राफ है वो फोर्स और लंबाई में इजाफे की, ठीक है। ठीक है जी, ये मेरे पास एक ग्राफ जो है मैं बना रहा हूं फोर्स और आपके पास जो है इंक्रीज इन लेंथ के दरमियान। अब देखें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जैसे जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, लंबाई में ज्यादा इजाफा आ जाएगा। फोर्स अगर कम होगी तो लंबाई में कम इजाफा होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब किसी चीज का डायरेक्ट आपके पास होता है रिलेशन तो उसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। इस तरह से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आएगी। अब देखिए अब आपकी बुक में जो ग्राफ है वो किस तरह से है, वो आपकी बुक में ग्राफ कुछ इस तरह से प्रिडिक्ट किया गया है। अब क्या होता है देखें, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है आपके पास इंक्रीज इन लेंथ भी बढ़ रही है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है इंक्रीज इन लेंथ बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशन, यहां तक डायरेक्ट रिलेशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये जो मेरे पास पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं कि ये मेरे पास इलास्टिक लिमिट है, यानी इलास्टिक लिमिट ज्यादा आ गया होगा, मैंने आपको बताया। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो इंक्रीज इन लेंथ बढ़ती चली जा रही है। अब जब आपने फोर्स को इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर दिया
तो जब फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, जब फोर्स इलास्टिक लिमिट से जो है वो ज्यादा बढ़ गई, तो क्या हुआ कि अब आपके पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आया, अब ग्राफ टिल्टेड हो गया। इसका मतलब है जब आप फोर्स ज्यादा कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है कि अब आपके पास वो जो फोर्स का और इंक्रीज इन लेंथ का जो रिलेशन था अब वो चेंज हो गया, अब वो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक हो गया। अब क्या होता है, इसकी मिसाल जरा समझे। देखिए एक शख्स है, वो उसकी जो कैपेसिटी है खाना खाने की, वो एक वक्त में फॉर एग्जांपल 5 रोटियां खा सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे वो यानी 5 रोटियां खाएगा उसको एनर्जी मिलेगी। तो अब रोटियां खाना और एनर्जी के दरमियान ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो ये रोटी और ये मेरे पास एनर्जी के दरमियान ग्राफ, ठीक है। उसने पहली रोटी खाई, एनर्जी उसकी बढ़ गई, 2 खाई एनर्जी और बढ़ गई, 3 खाई एनर्जी और बढ़ गई, 4 खाई एनर्जी और बढ़ गई, 5 खाई एनर्जी और बढ़ गई। अब वो 5 रोटियां खाना उसकी लिमिट है। अब क्या होगा कि अब उसने 5 रोटियां खाई और उसके पास एनर्जी काफी आ गई। अब जब वो 6वीं रोटी खाएगा तो क्या होगा, वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा, ठीक है। तो क्या है, खा शायद वो ले, लेकिन वो क्या करेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। अब वो कहेगा, अब वो एनर्जी फील नहीं करेगा कि उनकी एनर्जी जो इंक्रीज कर रही है। तो अब आपके पास क्या होता है कि किसी मटेरियल के अंदर ये खासियत होती है कि वो इलास्टिक लिमिट के बाहर भी कुछ ना कुछ स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं, वो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि इलास्टिक लिमिट के बाहर भी वो कुछ ना कुछ स्ट्रेस जो है उसको वो बियर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब ये वाला जो रीजन है ये वही रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये वही रीजन है जिसे बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यूटीएस। तो ये रीजन यूटीएस का है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। यानी इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास एक जिस्म जो है उसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेस को अप्लाई उसको जो है ना फोर्स को और स्ट्रेस को बियर कर रहा है। अब जब इस रीजन से भी बाहर आप चल जाते हो फोर्स से, तो फिर क्या होता है, जिस्म टूट जाता है। बच्चों मैं वो पकड़ता हूँ रबड़ को मैं खींचता चल जाता हूँ, तो क्या होता है, वो बर्दाश्त करती जाती है, लेकिन एक वक्त आता है कि जब मैं स्ट्रेस बहुत ज्यादा अप्लाई कर देता हूँ तो वो टूट जाती है। तो वो पॉइंट के जहां पे जाके बॉडी परमानेंटली डीफॉर्म हो गई है, उसके अंदर जो है वो जो है ना परमानेंट उसके अंदर तब्दीली आ गई है, अब वो दोबारा से अपनी पहले वाली हालत वापस नहीं आ सकती, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकिंग। सो दिस इज योर टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।